Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Composite Water Management Index Report. तो हम जानेंगे Composite Water Management Index Report के बारे में. नीति आयोग Indian Government Think Tank is considering discontinuing the Composite Water Management Index Report which was launched 5 years ago to assess water management in Indian state. नीति आयोग जो कि इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है वो कंसीडर कर रहा है कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे, सोच रहा है वो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को, जिसको कि लॉन्च किया गया था 5 ईयर अगो एसेस करने के लिए वाटर मैनेजमेंट को भारतीय स्टेट के लिए. जो लेटेस्ट एडिशन इस रिपोर्ट का ये हाईलाइट कर रहा है कि जो वाटर स्केर्सिटी है ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, जहां पे देखा गया डिक्रीज हो रहा है एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी. While the third and fourth edition of the report have been delayed due to unavailability of update data during the COVID-19 pandemic, NITI Aayog has considered combining this edition with future road to extend the data coverage to district level. जो तीसरा और चौथा एडिशन का रिपोर्ट का वो डिले हो गया था, जो अनअवेलेबिलिटी हुआ था अपडेटेड डाटा का कोविड-19 पैंडेमिक के कारण. नीति आयोग कंसीडर कर रहा है कि वो कंबाइन करेगा इस एडिशन को फर्दर राउंड के लिए ताकि एक्सटेंड किया जा सके डाटा कवरेज को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक. ये जो रिपोर्ट है इसका मकसद है सपोर्ट करना एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजन को वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और प्रमोट करना कम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडियन स्टेट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्जन. तो हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड के कन्वर्जन को. पीआईबी की न्यूज है तो जानेंगे कैसे ये काम करता है, क्या है. आईआईटी बॉम्बे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन has developed an energy efficient technology that convert carbon dioxide to carbon monoxide at ambient temperature. जो आईआईटी बॉम्बे के नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन है, उन्होंने डेवलप किया है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को जो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड पे एम्बिएंट टेम्परेचर पे. इसके वर्किंग को हम समझते हैं. CO2 to CO conversion technology operate through an electric catalytic process. Unlike traditional method that require high temperature 400 to 750 degrees Celsius and the pressure of equivalent amount of hydrogen, the process can operate at ambient temperature 25 to 40 degrees Celsius in the presence of water, eliminating the need for high temperature condition. जो कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्सन टेक्नोलॉजी है यह ऑपरेट करता है इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रोसेस के माध्यम से. पहले क्या था, ट्रेडिशनल मेथड के लिए आवश्यकता होती थी हाई टेम्परेचर की जो कि 400 से 750 डिग्री सेल्सियस था, और जो प्रेजेंट था इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का ये जरूरी था कि तभी ये प्रोसेस ये ऑपरेट कर पाते. लेकिन अब क्या है, ये जो प्रोसेस वो ऑपरेट कर सकेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर पे यानी 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी प्रेजेंस में वाटर के. इससे क्या है, ये एलिमिनेट कर दे रहा है जो आवश्यकता पड़ती थी हाई टेम्परेचर के कंडीशन को. क्या महत्व होगा इसका. This technology is significant for the steel industry as CO is essential for converting iron ore to metallic iron in blast furnace. The traditional method for carbon monoxide production result in significant CO2 emission. The newly developed process is energy efficient and can be powered by renewable energy sources like solar panel or windmill, making it environmentally friendly and sustainable. ये जो टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है स्टील इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसेंशियल है कन्वर्ट करने के लिए आयरन ओर को मेटेलिक आयरन में ब्लास्ट फर्नेस में. जो पुराना मेथड था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण सिग्निफिकेंट CO2 का भी एमिशन होता था, लेकिन ये न्यूली डेवलप्ड जो प्रोसेस है ये एनर्जी इफिशियंट है और ये जो है आपका पावर्ड हो सकता है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि सोलर पैनल या विंड मिल हो गया, जो कि इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी हम जान लें. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस odorless gas slightly less than air. It produced from incomplete combustion of hydrocarbon like fossil fuel, wood, vehicle exhaust. Carbon monoxide is toxic as it displaces oxygen in the blood. In the atmosphere, it is short-lived and contribute to ground-level ozone formation. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका एक कलरलेस ऑडरलेस गैस है जो कि कम डेंस है एयर से. ये प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हाइड्रोकार्बन का, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, वुड या व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया. ये जो इनकम्प्लीट कंबस्ट होता है इस कारण ये प्रोड्यूस होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक है, ये डिस्प्लेस करता है ऑक्सीजन को ब्लड में. एटमोस्फियर में ये शॉर्ट लिव होता है और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट कुसा. तो हम जानेंगे प्रोजेक्ट कुसा के बारे में. India is embarking on Project Kusa, a mission designed to enhance its air defense capability within a system rivaling the effectiveness of renowned S-400.
भारत जो है वो इम्बार्क कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा को। ये एक मिशन है जिसको डिजाइन किया गया है इनहेंस करने के लिए जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो सिस्टम जिससे कि राइवल करना पड़ रहा है अभी, जो इफेक्टिवनेस है रिनोल्ड S-400 के साथ। It includes the acquisition of 3 long-range interceptor missile with range of 150 km, 250 km and 350 km, ensuring comprehensive protection against aerial threat. ये इंक्लूड कर रहा है जो प्रोजेक्ट कुशा है एक्विजिशन 3 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल का, जिसका रेंज 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर है। ये इंश्योर कर रहा है कंप्रिहेंसिव प्रोटेक्शन को एरियल थ्रेट के खिलाफ। This missile have high single shot kill probability of at least 85% and can increase this to 98.5% when two different missiles are launched sequentially with a short gap. और ये जो मिसाइल है इसका हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है कम से कम 85% का, और ये बढ़ के 98.5% हो सकता है अगर जो दो अलग अलग मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाए सिक्वेंटली शॉर्ट गैप पे। तो H-400 ट्रम्प के बारे में भी जान ले। H-400 ट्रम्प इज अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया। जो H-400 ट्रम्प है ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया रशिया के द्वारा। H-400 is capable of intercepting and destroying various aerial targets such as aircraft, drone, cruise missile and ballistic missile. H-400 कैपेबल है कि ये इंटरसेप्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है अलग अलग एरियल टारगेट को, जिसमें कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं। इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो अप टू 400 किलोमीटर है और जो सर्विलेंस रेंज है वो अप टू 600 किलोमीटर का है। It can engage target up to an altitude of 30 km flying at a speed of 20,000 km per hour और अराउंड 13 मैक टू 13 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। और ये इंगेज कर सकता है जो टारगेट आपका है जिसका एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक होगा, जो कि फ्लाई कर रहा है स्पीड 70,000 किलोमीटर पर आवर के, और ये जो है अराउंड 13 माइल्स या 13 टाइम जो स्पीड ऑफ साउंड है उस टारगेट को इंगेज कर सकता है। H-400 is considered one of the world's most advanced air defense system that can simultaneously track and neutralize a range of incoming aerial threat। और जो H-400 है इसको माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो कि साइमल्टेनियसली ट्रैक भी करेगा और न्यूट्रलाइज भी करेगा जो रेंज है इनकमिंग एरियल थ्रेट का, मतलब दोनों ही करेगा, ट्रैक भी करना है और न्यूट्रलाइज भी करना है, मल्टी रोल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिव बेनिफिट फॉर वुमेन इन द आर्म फोर्सेस। तो जो बात कही गई है कि जो बेनिफिट है वुमेन का आर्म फोर्सेस के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। Defense Minister has approved a proposal to provide maternity, child care and child adoption leave to women soldiers, sailor and air warrior, bringing their leave benefit in line with officer in the armed forces. डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल को जो कि प्रोवाइड करेगा मैटरनिटी, चाइल्ड केयर और चाइल्ड एडॉप्शन लीव वुमेन सोल्जर, सेलर और एयर वॉरियर के लिए। उनको जो है लीव बेनिफिट वैसे ही मिलेगा जैसे कि जो ऑफिसर है आर्म फोर्सेस को उनको मिलता है। ये जो डिसीजन है इसका मकसद है प्रमोट करना इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को वुमेन का मिलिट्री में, रिगार्डलेस कि उनका रैंक क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये इंप्रूव करेगा वर्क लाइफ बैलेंस को वुमेन के लिए आर्म फोर्सेस में। Maternity leave is governed by Maternity Benefit Act of 1961, amended in 2017. It allows working women to take paid maternity leave for 26 weeks for the first 2 children. जो मैटरनिटी लीव है इसको गवर्न किया जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के माध्यम से 1961 का, जिसको अमेंड किया गया था 2017 में। यह अलाउ करता है वर्किंग वुमेन को कि वो पेड मैटरनिटी लीव ले सकती है 26 वीक का फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए। तो अभी क्या है, प्रेजेंटली वुमेन ऑफिसर जो है उनको 180 डेज का मैटरनिटी लीव मिलता है फुल पे का ईच चाइल्ड के लिए, अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, यानी 360 डेज जो है चिल्ड्रन लीव मिलेगा टोटल सर्विस कैरियर पे, चिल्ड्रन अंडर 18 अगर है तो, और 180 डेज चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलेगा चिल्ड्रन अंडर अगर 1 ईयर है तो, अगर वो अडॉप्ट कर रहा है तो 180 डेज का चाइल्ड एडॉप्शन लीव भी मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन पैरा गेम 2022 हैंगजू चाइना। तो ये कहाँ पे वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत ने कितने मेडल जीते, उसमें इंपॉर्टेंट मेडल जो है कौन कौन सा किसको मिला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एशियन पैरा गेम है 2022 का, ये आपका हैंगजू चाइना पे हुआ है। अभी हाल ही में भारत ने कंक्लूड किया है एशियन पैरा गेम को 2023 का, जो कि आपका हैंगजू चाइना पे हुआ है। ये बेस्ट इवर मेडल टैली था भारत का, 111 मेडल जो है भारत ने जीते हैं, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज है। ये जो अचीवमेंट है इसने सरपास कर दिया है जो प्रीवियस रिकॉर्ड था भारत का 72 मेडल्स का, जिसमें 15 गोल्ड था 2018 के एशियन पैरा गेम पे। इंडिया ने भेजे थे 303 एथलीट को, जो कि लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट था इस इवेंट के लिए। द कंट्री फिनिश 5th इन द मेडल टैली बिहाइंड चाइना, ईरान, जापान एंड साउथ कोरिया। इंडिया पैरा एथलीट ऑल्सो सेट 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द गेम। भारत ने फिनिश किया 5th पोजीशन में मेडल टैली पे। भारत जो है चाइना, ईरान, जापान, साउथ कोरिया के बाद है। इंडिया के जो पैरा एथलीट है उन्होंने सेट किया है 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड को इस गेम के दौरान। पैरा गेम जो है ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट है एथलीट के लिए जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होता है।
जो पहला पैरा एशियन गेम था ये आपका 2010 में हुआ था ग्वांगझू में चाइना के, जहां पे भारत ने फिनिश किया था 15 पोजीशन में 14 मेडल के साथ, जिसमें कि एक गोल्ड था। गवर्नमेंट के द्वारा जो इंसेंटिव दिया जा रहा है स्पोर्ट को, जैसे कि जो इंक्रीज किया गया स्पोर्ट्स बजट को 3 टाइम्स, अगर हम कंपेयर करें 2014 के लेवल से, तो खेलो इंडिया स्कीम हो गया, टारगेट ओलंपियन पोडियम स्कीम हो गया, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव है इंसेंटिवाइज करने के लिए स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीएमआर पर्सनल डाटा ब्रीच। तो जो आईसीएमआर का पर्सनल डाटा ब्रीच का न्यूज आया, तो जानेंगे इसके बारे में हम सब कुछ। तो जो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है रेड सिक्योरिटी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक ब्रीच हुआ है पर्सनल डाटा 815 मिलियन इंडियंस का, जिसमें कि आधार नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स है। इसको सोल्ड किया गया है डार्क वेब में। ये जो डाटा है ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो इसका सोर्स है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है। क्या होता है पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, पीआईआई या पर्सनल डाटा? तो पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डाटा जो है, ये डाटा होता है जो कि एलोन या अदर डिटेल्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिविजुअल को। ये इंक्लूड करता है डायरेक्ट आइडेंटिफायर, जैसे कि पासपोर्ट को इन्फो हो गया, वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये जो डाटा है ये 2 कैटेगरी के होते हैं, पर्सनल जो कि रिलेटेड होता है इंडिविजुअल के ट्रेड से, और नॉन पर्सनल जो कि एग्रीगेटेड डाटा होता है जो कि नहीं आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल को। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या है इसको लेके? तो आईटी मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि जो CRT.in है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डाटा लीक को। UIDAI असर्ट कर रहे हैं कि जो आधार डाटा है वो सिक्योर है, CIDR के पास कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है हिस्ट्री में, और एडवांस सिक्योरिटी टेक का उपयोग किया जा रहा है, जिसको कि रेगुलरली अपग्रेड किया जा रहा है ताकि एड्रेस किया जा सके इमर्जिंग थ्रेट को। यहाँ जो सिक्योरिटी स्नैक की बात कही गई है, तो सेंटर ने रिपोर्ट किया है कि जो क्लेम किया जा रहा है कि जो डाटा एक्सेस किया गया है टेलीग्राम बॉट के माध्यम से, इसका कोई बेसिस नहीं है, ये मिस्टीवियस है नेचर पे। इसके पहले भी जो डाटा ब्रीचेस की बात आई थी, तो अप्रैल में, मार्च 2021 में, फरवरी 2021 में, मई 2022 में, मार्च 2023 में, 6 जून को भी आई थी। मेजर जॉल्ट की अगर हम बात करें, तो ये जो डाटा ब्रीच है ये आ रहा है आपका एक मेजर जॉल्ट के रूप में गवर्नमेंट के लिए। सेंटर जो है वो बिल्ड कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो लीक है कोविन का, ये भी वीकनेस दिखाता है DPI का। जो अब हम जानेंगे जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2023 का, इसके बारे में। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है भारत का, ये नया लॉ है। इसका मकसद है रेगुलेट करना कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग को पर्सनल डाटा का, जो कि बेस्ड है रिकमेंडेशन के ऊपर कमिटी का, जिसको कि लेड किया गया था जस्टिस BN श्री कृष्णा के द्वारा। तो BN श्री कृष्णा द्वारा कमिटी को द्वारा लीड किया गया था डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को। तो कौन सा कमिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है? पर्सनल डाटा कोई भी डाटा है जिसका रिलेशन जो है इंडिविजुअल के द्वारा होता है, इंडिविजुअल से होता है, आई मीन जो कि आइडेंटिफाई करता है उनके नेम, एड्रेस व उनके डिटेल को। राइट ऑफ इंडिविजुअल ऑन पर्सनल डाटा क्या है? तो इंडिविजुअल कंसेंट जो है वो आवश्यक है कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इंडिविजुअल को जो डाटा है, और इसको विड्रॉ किया जा सकता है उनके कंसेंट के बाद। ये डिमांड अगर वो करते हैं कि रेज किया जाए उनके डाटा को, तो ये जो बिल है ये मैंडेट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सेस कर पाएंगे इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो लैंग्वेज लिस्टेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल पे। 2022 का जो बिल है ये आउटलाइन कर रहा है 7 प्रिंसिपल को। कौन कौन सा प्रिंसिपल? जो उपयोग है पर्सनल डाटा का वो लॉफुली, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पर्सनल डाटा जो है वो उपयोग होना चाहिए सिर्फ इंटेंडेड पर्पस के लिए ही, मतलब जिस पर्पस के लिए दिया गया है। डाटा मिनिमाइजेशन को ऊपर फोकस किया जाएगा। डाटा की एक्यूरेसी जो है वो कलेक्शन के दौरान क्रूशियल होगी। पर्सनल डाटा जो है वो नहीं स्टोर किया जाएगा इंडेफिनेटली, लिमिटेड स्टोरेज ड्यूरेशन होगा जो कि मैंडेट किया जाएगा, मतलब इतने समय के लिए उसको स्टोर करके रखा जाएगा। सेफगार्ड जो है वो प्रिवेंट करेगा अनऑथराइज डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग को, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो रहेगा इंटाइटी जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन पर्पस को और मीन्स को उनके ऊपर। डाटा प्रिंसिपल और डाटा फ्यूजिशरी की अगर हम बात करें, तो ये जो बिल है ये डिफाइन कर रहा है जो डाटा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल जिनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, और डाटा फ्यूजिशरी जैसे कि फेसबुक हो गया एक एग्जांपल ग्रुप में, जो इंटाइटी जो कंट्रोल कर रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन को, एक्नॉलेज करेगा पेरेंट गार्जियन को डाटा प्रिंसिपल के रूप में जो चिल्ड्रन अंडर 18 है। क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जो बात कही गई है क्रिएट करने की इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को। तो जो सिग्निफिकेंट डाटा फिजिशरी है वो हैंडल करते हैं सब्सटेंशियल पर्सनल डाटा को, जिसको कि डेजिग्नेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अनुसार। वो अपॉइंट करेंगे एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को और इंप्लीमेंट करेंगे डाटा ऑडिटर को। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर की अगर हम बात करें, तो ये जो बिल है ये परमिट कर रहा है क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर को स्पेसिफाइड कंट्री पे स्ट्रॉन्ग डाटा सिक्योरिटी मेजर्स के साथ, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे भारतीय डाटा को। ये जो डिपार्चर होगा प्रीवियस बिल से, ये मैंडेट करता है लोकल डाटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट को। ग्रीवेंस रिट्रेसल की अगर हम बात करें, तो स्टैब्लिश करने की बात कही गई है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, जो इन्फोर्स करेगा इसके कंपाइलेंस को। अगर डाटा फिजिशरी का रिस्पॉन्स जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है, वो कंज्यूम करेंगे फाइल कंप्लेन को बोर्ड के पास। पेनल्टी की अगर हम बात करें,
तो जो इंटाइटी है जहां पे कमी दिखेगा रीजनेबल सेफ्टी का, तो वहां पे डाटा ब्रीचेस की अगर पता चलता है तो अप टू 250 करोड़ का फाइन की बात कही गई है। और जो प्रपोज डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो लिवाई कर सकते हैं पेनल्टी अप टू ₹500 करोड़ का सब्सटेंशियल नॉन कंप्लायंस पे। एग्जाम्पशन की अगर बात करें, ये जो बिल है ये एग्जाम्प्ट करता है गवर्नमेंट बिजनेस बेस्ड ऑन यूजर नंबर डाटा वॉल्यूम। ये एड्रेस कर रहा है जो कंसर्न है स्टार्टअप को लेके। नेशनल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेप्ट कर रहा है रिट्रेन सेफगार्ड इंडियन इंटरेस्ट को। नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है, ये बिल मैंडेट कर रहा है कि जो नॉन पर्सनल डाटा है गवर्नमेंट का उसको डिमांड नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.